नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल ऐसी नाम बिलीव में। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ध्वनि चैप्टर का टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में बताए गए प्रत्येक क्वेश्चन का एक अपना ही इम्पोर्टेंस है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत मायने रखता है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़कर जाते हैं तो आपका 1 नंबर फिक्स है कि एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बिना किसी स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो ये आपको पता होगा कि ध्वनि जब हम किसी चीज़ को पीटते हैं या कोई भी चीज़ को उठाकर मतलब इधर-उधर करते हैं तो उसमें जिस वस्तु को उठाते हैं उसके कण में एक कंपन उत्पन्न होता है और वह कंपन थोड़ा-थोड़ा करके पूरे मतलब बॉडी में पैदा हो जाता है और उस बॉडी में पैदा होने के कारण उसमें से एक आवाज़ निकलती है जिसको हम लोग ध्वनि बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये कंपन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मतलब ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या-क्या चीज़ की आवश्यकता हो सकती है? तो ध्वनि कभी भी संचरण करने के लिए उसको एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वो माध्यम क्या-क्या हो सकती है? वो ठोस हो सकती है, ठोस हो सकती है, गैस हो सकती है और आपका द्रव्य हो सकती है। मतलब ठोस, गैस और द्रव्य तीनों में ये ध्वनि का संचरण हो सकता है। और सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो सबसे ज़्यादा आपका ठोस में होगा और सबसे कम हो जाएगा वो गैस में हो जाएगा ध्वनि का संचरण। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ध्वनि का संचरण सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो सबसे ज़्यादा ध्वनि का संचरण ठोस में होता है और सबसे कम किसमें होता है? तो सबसे कम हमारा गैस में होता है। ध्वनि का एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और बीच में जो होता है वो लिक्विड होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? माध्यम, क्योंकि बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण होना इम्पॉसिबल है। और ये हवा तो नहीं है, हवा कहीं भी जा सकता है। और माध्यम का मतलब क्या हुआ? एक होता है निर्वात और एक होता है माध्यम। निर्वात का मतलब जहाँ कोई भी चीज़ मतलब हवा का उपस्थिति अनुपस्थिति हो, वहाँ कुछ भी ट्रैवल करने के लिए मतलब सिर्फ वहाँ पे हवा ट्रैवल कर सकती है। रोशनी रोशनी वहाँ तो हवा रहता ही नहीं है, सिर्फ रोशनी ट्रैवल कर सकती है। और ध्वनि कहाँ ट्रैवल करती है? तो माध्यम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ध्वनि की आवर्तकाल बढ़ाने पर आवृत्ति पर क्या असर पड़ता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 2019 में आपको ये पूछ चुका हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ चुका हुआ। और नवोदय जो एंट्रेंस एग्जाम का जो क्वेश्चन का पैटर्न है उससे मैं देखा हूँ कि वो क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही वीवीआई हो गया ये क्वेश्चन आपके लिए। इस क्वेश्चन को आप रट ही लीजिएगा। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि की आवर्तकाल बढ़ाने पर आवृत्ति का क्या असर पड़ता है? तो ये घटता है, क्योंकि जो आवर्तकाल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई आवृत्ति के। आवृत्ति के जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा और एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमने एक क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बताना फर्ज बनता है मेरा कि ध्वनि के आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या संबंध है। तो ध्वनि के आवर्तकाल और आवृत्ति में ये आवर्तकाल जो होता है 1 बटा आवृत्ति होता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इसके समानुपाती होता है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा, आवृत्ति घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्वनि के प्रबलता का इकाई क्या है? मतलब ध्वनि को हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं? तो ध्वनि की प्रबलता का इकाई यानी लाउडनेस। मतलब हम लोग जितना कभी किसी को कहते हैं ना कि इतना लाउडली काहे बोल रहा है, मतलब इतना आवाज़ क्यों, मतलब तुम्हारा इतना भारी है, तो उसका जो होता है डेसिबल ज़्यादा होता है। डेसिबल में हम लोग उसके प्रबलता, वो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रबलता। और प्रबलता को मापने का इकाई है वो डेसिबल होता है। जनरली हम लोग जो वार्तालाप करते हैं एक दूसरे के साथ वो 60 डेसिबल होता है, 60 डेसिबल होता है। और जो हम लोग हमारा जो श्वास चलता है वो लगभग 10 डेसिबल होता है, 10 डेसिबल होता है।
और जो हम फुसफुसाहट करके थोड़ा-थोड़ा बोलते हैं वो लगभग 30 डेसिबल होता है और हम लोग जो है वो 80 डेसिबल से ऊपर का सुन ही नहीं सकते हैं। मतलब जो सुन सकते हैं लेकिन हमारे ये कान के लिए काफ़ी ही लाभदायक नहीं है हमारे कान के लिए। मतलब यह इससे हमको बहुत सारे परेशानी हो सकती है। कान हमारा खराब हो सकता है, कान का पर्दा फट सकता है 80 डेसिबल से ऊपर सुनते ध्वनि को सुनने से। तो जनरली जो सामान्य वार्तालाप है वो कितना है 60 डेसिबल है। इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आप मत समझिए कि बहुत कम क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में मैं आपको अलग से और 4-5 क्वेश्चन प्लस करके दे रहा हूँ। मतलब 10 गुना 4 कर दीजिए, मतलब 40 क्वेश्चन आपको थोड़े वीडियो में मिल रहा है। तो इससे आपको और क्या चाहिए? और इससे अगर आप पूरा कुल आपको अगर याद रहता है, अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, सॉरी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि का जो ध्वनि का मोटा और पतला होना किस पे निर्भर करता है? ध्वनि का मोटा और पतला होना, तो ये हमारा तारत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि का मोटा और पतला देखते हैं आप, जनरली जो लड़की या औरत होती है उसका आवाज़ जो बहुत पतला होता है, बहुत धीमे बोलती है, और जो मर्द होते हैं उनका आवाज़ जो काफ़ी मोटा होता है, तो ये तारत्व के कारण होता है। ऐसा ही ये तारत्व या पिच के कारण होता है। जो औरत का होता है वो कम होता है, और जो तारत्व होता है वो आदमी का जो मतलब जेंट्स लोग का, लेडीज का जो बहुत कम होता है तारत्व। तारत्व बहुत कम होने के कारण मीठा-मीठा उसका आवाज़ आता है, और जो मर्द होते हैं उसका आवाज़ बहुत ऊँचा होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि ध्वनि का मोटा और पतला होना किस पे निर्भर करता है, तो वो तारत्व पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे अपनी माँ की आवाज़ को कैसे पहचान लेते हैं? तो ये आपको गुणता के कारण होते हैं, और ये आपको इसलिए होते हैं क्योंकि आप कभी भी आप अपने दोस्त की आवाज़ को या किसी भी फ्रेंड जो आपसे पहले बात कर चुका हो, आप उसकी आवाज़ को सुनकर ही आप पहचान लेते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है। तो ये भी गुणता के कारण होता है, और बच्चे अपने जो माँ को होते हैं, माँ की आवाज़ को गुणता के कारण ही पहचान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से तरंग को हमारा कान सुन सकता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई, इसको आप रट लीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8 का, कि हमारा कौन से तरंग हमारा कान को में ज़्यादा है तो हमको सुनाई पड़ता है, तो वो श्रव्य तरंग होता है, जिसका जो आवृत्ति होता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच में होता है उसका तारत्व, सॉरी आवृत्ति, क्योंकि आवृत्ति का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, और यहाँ हर्ट्ज में दिया हुआ है, तो ये आवृत्ति है, श्रव्य तरंगे का आवृत्ति होता है। और एक होता है अपश्रव्य तरंगे। क्या तरंग होता है? अपश्रव्य होता है। अपश्रव्य का होता है कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है, मतलब 20 हर्ट्ज से कम होता है। और एक होता है पराश्रव्य। पराश्रव्य, पराश्रव्य का जो होता है वो 20,000 से ऊपर होता है, मतलब जो 20 हर्ट्ज से कम होगा वो अपश्रव्य होगा, और 20,000 से ऊपर होगा वो पराश्रव्य होगा, और 20 हर्ट्ज से 20,000 के जो बीच में होंगे वो तरंगे श्रव्य तरंगे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र की गहराई मापने में कौन सा तरंग उपयोग किया जाता है? तो आपको मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो परश्रव्य तरंग है उसका आवृत्ति होता है 20,000 से ऊपर, और इसका जो उपयोग किया जाता है वो समुद्र की गहराई मापने में, और भी बहुत चीज़ में इसका उपयोग किया जाता है। तो कौन समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है परश्रव्य तरंगे का, और 20,000 से इसका ऊपर होता है आवृत्ति, और इसका उपयोग और क्या-क्या चीज़ में किया जाता है, तो और ये लिख लीजिए आप। पहला होता है सोनार में के रूप में, और दूसरा होता है वायुयान के पाठ पुर्जा को साफ करने में परश्रव्य तरंगे को उपयोग किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको ये भी पूछ सकता है कि सोनार सोनार की विधि में, यानी जो सोनार होता है, मतलब जब सोनार होता क्या है, जब समुद्र में या कोई नदी में जो गाड़ी मतलब गिर जाता है, और समुद्र और
का जो गहराई होता है बहुत नीचा होता है, तो उसको खोजने के लिए हम लोग परश्रव्य तरंगे का उपयोग करते हैं। तो वो सोनार वही प्रक्रिया है। जब कोई वस्तु समुद्र में या नदी में गिर जाता है तो उसको पता लगाने के लिए हम सोनार विधि का उपयोग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सोनार विधि क्या है और इसका सोनार विधि में किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो सोनार विधि में परश्रव्य तरंगे का उपयोग किया जाता है, जिसका आवृत्ति कितना होता है 20,000 से लेके उसके ऊपर तक ले होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भूकंप तरंग मापने वाला यंत्र है। तो भूकंप तरंग सबसे पहले भूकंप तरंग होता क्या है। तो हम लोग कभी कभी अपने धरती पर भूकंप का अनुभव करते हैं, तो वो किससे उत्पन्न होता है, वो भूकंपित तरंग, भूकंप के जो ऊपर पट्टी है वो आपस में टकरा जाते हैं, जिसके कारण भूकंप मतलब पृथ्वी के सतह पे एक थरथराहट उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग भूकंप बोलते हैं। तो उसको हम लोग किस चीज़ से मापते हैं, तो उसको आपको सिस्मोग्राफ से मापते हैं। सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग भूकंप तरंग की माप करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आगे ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। पर डे आपके लिए ऐसा ही वीडियो मैं टॉप 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहता हूँ हर एक चैप्टर से, जो कि नवोदय के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं बहुत ही एनालिसिस अभी कर रहा हूँ कि नवोदय में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आपको इस चैनल से आपको बहुत बेनिफिट होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।